मोस्ट ऑफ द एनकाउंटर्स आर फेक एनकाउंटर्स। इनकाउंटर क्यों होता है? जब कोई फीमेल जेल में जाती है तो उसके साथ क्या सेक्सुअल असॉल्ट होती है? अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा। जो रेप करके जाते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं? सर लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा गैंगस्टर। मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। इतने करोड़ रुपए इसके पास पहुंचाते हैं। ज्यादातर गैंगस्टर होते हैं, उनके लिए स्टेटस सिंबल होता है कि उन्हें मोबाइल फोन जरूर रखना है। अब जो क्रिमिनल है ना, उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट करा जाता है। इंदिरा गांधी के किलर थे, उनको शहीद का दर्जा मिल गया। तिल्लू तेजपुरिया था, जब जेल के अंदर मर्डर हुआ तो उसकी बॉडी को जब गांव वाले क्रिमेशन के लिए ले गए। जेल के अंदर मर्डर होना, वेपन आना, कभी भी वो वाला वेपन नहीं होता जो आप बाहर देखते हो। एक रईस आदमी ने पास का एक पूरा 5 स्टार होटल जो था वो खरीद लिया था ताकि उनके बेटे को प्रॉब्लम ना हो। जेल्स होती हैं, ये कॉलेज हैं क्राइम के। सर अतीक अहमद को एक पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर मैंने ना हमेशा से जब मैं पिक्चरों में देखा ना तो जेलर को देखकर ऐसा लगता था कि बहुत खतरनाक लोग हैं, हाँ एक इमेज बना दी जाती है। हाँ हाँ। लेकिन इंसिडेंट्स को जब देखा, आपकी किताब पर ब्लैक वारंट जैसी एक बड़ी सीरीज, हाँ। उसका अब सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हम्म। तो जो जीवनी आपने लिखी, आपने पूरा बताया कि क्या होता है, किस किस तरह के इंसिडेंट्स जेल के अंदर होते हैं। वो तो ऑब्वियसली लोगों ने देखी होंगे, हो सकता है उतना ना दिखाया गया हो। मैं जानना चाहूंगा और चीजें पूरे पॉडकास्ट के दौरान कि क्या क्या होती होंगी, किस किस तरह से चीजें बदलती होंगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो सकती होगी या होती होगी, जो एक आम जनता ना तो देख सकती है और ना शायद फील कर सकती है। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि जेलर जब आप बने तो उसके कोई क्राइटेरियाज होते हैं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, या डायरेक्टली जेलर के लिए भर्ती हो जाती है? नहीं, जेलर के लिए मैं जब अब लगे तभी 22-23 साल का था मैं। अच्छा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो वैकेंसीज निकली, वहाँ से मेरे को इनवाइट आया कि आप इसकी इंटरव्यू के लिए जो है आप आ सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड बनाया हुआ था। तो मैं जब वहाँ गया तो उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल आपको दौड़ाते हैं, आपका हाइट, चेस्ट वगैरह सब चीज़ें वो लेते हैं। मैं तब बहुत पतला लगता था। मुझे अभी भी याद है 56 kg मेरा वेट होता था और कद 5 फुट 10 साढ़े 10 इंच, काफ़ी पतला लगता था। तो उसने मुझे जब चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए कहा तो जो मेरी चेस्ट एक्सपेंड हुई 32 इंच के ऊपर हुई। तो कहने का सर आप तो फिट नहीं है क्योंकि 32 मिनिमम चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं तब रेलवे में नौकरी कर रहा था। मैंने कहा नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई बेरोजगार तो बैठा नहीं हुआ। अच्छी नौकरी थी रेलवे में। तो मैं वापस आ गया। एक शौक होता है ना, पुलिस वाली वर्दी पहननी है और एक अलग से रोब आ जाता है, वो मेरे में था। तो इसलिए मैंने इस नौकरी को अप्लाई किया था, इवन दो देयर आई वाज गेटिंग बेटर सैलरी देन दिस वन। जेलर जो होते हैं उनकी लाइफ में, क्या पर्सनल लाइफ में बात करें तो क्या अंदर की जो राजनीति या गुंडागर्दी या क्राइम जो होता है जेल के, वो घर तक जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। देखिए क्या होता है, कोई पुलिस में है, पुलिस को उसको पूरी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, आर्म्स की ट्रेनिंग मिलती है और उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलती है और वो वेल इक्विप्ड होता है कि वो अगर बाहर भी उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह होता है, वेपन वगैरह उसके पास होता है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो जेलर की नौकरी होती है, जेलर में जो समाज का एक डंप है वो रखा हुआ है। बदमाश भी रखे हुए हैं, हैबिचुअल रखे हुए हैं, टेररिस्ट भी रखे हुए हैं, पर आपके पास सुरक्षा कुछ नहीं है। उसमें मैंने कई इंस्टांसेस मैंने सुन रखे थे जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। कई इंस्टांसेस थे कि बंदा रिटायर भी हो गया तब भी उसको धमकियां मिल रही हैं। अच्छा। तो इस बैकग्राउंड में मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा जो होना है वो तो होना ही है और सुरक्षा आपको, मतलब ना तो आपको ट्रेनिंग कोई अच्छी मिली,
को ट्रेनिंग दी नहीं, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे जो ट्रेनिंग दी थी, 2 मर्डर कन्विक्ट थे, एक का नाम धूमी था, एक का नाम चरणजीत था। इन्होंने ट्रेनिंग दी। देखिए मेन ट्रेनिंग क्या होती है कि वारंट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं होता, वारंट को हाथ लगाते हुए हम डरते थे। उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्शन वारंट है, ये कस्टडी वारंट है, ये डिटेंशन वारंट है, सब चीज उन्होंने बताई। खाली वही ट्रेनिंग ली थी और हमने नौकरी जो है ज्वाइन कर ली। उसके बाद जो सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा। और जो यहाँ तक हमारी बात शुरू हुई थी धमकी वाली, धमकियाँ मुझे भी बहुत मिली, बहुत धमकियाँ मिली। क्योंकि देखें क्या होता है प्रिजनर्स का, खासकर जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं या गैंगस्टर्स होते हैं, ये आपको कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कल्टीवेट कैसे करेंगे कि आप जिस शहर से रहने वाले हैं उस शहर से, अरे आप बुलंदशहर के रहने वाले हो, मैं भी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर में इस जगह के रहने वाले, आप उसको जानते हो, आप उसको जानते हो। इस तरीके से आपको एक जान पहचान बना लेंगे। दूसरा होता है जात, जो कि सबसे खतरनाक चीज है। जात में अगर कोई ऑफिसर उसी पार्टिकुलर जात का है तो उसको बड़ा मजा आएगा उससे बात करने के लिए। अरे वहाँ भी ये चलता है जात वगैरह? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे गंदी चीज जेल के अंदर मतलब कौन सी चीज है जो जेल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं ये कहूँगा जात। तो जो क्रिमिनल आएगा वो फिर बताएगा अरे आप भी इस जात को, मैं भी इस जात का हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। बेशक जात की बात हो जाएगी, जब एक बार आपकी अनड्यू कनाइवेंस होगी, आपकी जात से एक आपकी बातचीत हो गई, उसके बाद आप उसको किसी तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो। आप उसको थोड़ा सा मतलब आपका एक आपस में कॉम्बिनेशन तो हो गया, फिर आप नेचुरली पैसा भी देंगे। ये नहीं कि खाली जात के उस पर ही चल जाएगा, आप पैसा देंगे। जितना पैसा आप देंगे वो ऑफिसर जो है वो ये सोच के मतलब बड़े दिल लगा के आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मेरी कास्ट का है। अगर आपकी कास्ट का नहीं है काम तो तब भी करेगा, पर तब इतनी श्रद्धा से नहीं करेगा जैसे अपनी कास्ट वाले के लिए करता है। अगर वो कहता है कि मोबाइल फोन चाहिए मुझे, पूरी बाई हुक और बाई क्रुक कोशिश करेगा मोबाइल भेजे। इंटरनली ये हेल्प हो रही है पूरी? इंटरनली ये हेल्प होती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ होती है ये। हाँ, तो ये चीज जो है देखें क्या होता था, किसी टाइम पे क्या होता था कि किसी कास्ट का बंदा कोई क्राइम करता था तो उस कास्ट वाले बंदे उसको जो है बड़ी बेइज्जती करते थे उसकी, और उसको अपने गांव से निकाला दे देते थे, उनके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं करता था, और बड़ा डिग्रेड करते थे उसको कि तूने क्राइम क्यों किया। उसको क्राइम करने से डेटर करते थे, रोकते थे कि तुम ये क्राइम नहीं होना चाहिए। ये बात मैं बता रहा हूँ 25-30 साल पहले की होगी। पर अब धीरे धीरे अगर किसी एक जाति का आदमी जो है कोई क्राइम करता है, सपोज उसने 2-3 मर्डर कर दिए, दूसरी जाति वाले के कर दिए, उसको आप हीरो बना देते हो। तो ये जो वर्चस्व का गेम है, मैं वर्चस्व कहूंगा इसको, ये गांव के अंदर, तो ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो क्रिमिनल है ना उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट करा जाता है, तो क्या आप इसको रिलेट कर पाते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखें जो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि आज की डेट में आप अगर किसी जाति के हैं, आपने कोई मर्डर किया है या आपने कुछ बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो उस जाति के लोग कहेंगे कि आप तो हमारे गौरव हो, आप हमारे गौरव हो, आप हमारे हीरो हो, और उनकी फैमिली को भी जो है वो वही वाला दर्जा देते हैं जो उसको देते हैं। आप देखें ना, इंदिरा गांधी के किलर थे, उनको शहीद का दर्जा मिल गया। क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? कोई बहुत बड़ा काम किया था क्या? ऐसे ही मतलब जो मोरल डिग्रेडेशन में कह रहा हूं, ऐसे ही जातियों में हो रहा है। इसमें जो दूसरी जाति वालों को मार देगा या दूसरे गांव वालों को मार देगा, जाति वही होगी, दूसरे गांव वालों को मार देगा तो उसको वो हीरो का दर्जा दे देंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तिल्लू तेजपुरिया था जी, तेजपुर उसके गांव का नाम था। अच्छा। तिल्लू तेजपुरिया। तो उसकी जब उसका जेल के अंदर मर्डर हुआ, जब जेल के अंदर मर्डर हुआ तो उसकी बॉडी को जब गांव वाले क्रिमेशन के लिए ले गए, मैंने अखबारों में भी पढ़ा था, पूरा का पूरा गांव जो है उसके क्रिमेशन में शामिल था। अच्छा। अब तिल्लू तेजपुरिया ने कोई ऐसा काम तो किया ना था कि आज़ादी का कोई रोल हो उसका या कोई रिफॉर्मर का रोल हो, उसने मर्डर ही किया था।
पर पूरा गांव उसके पीछे था। ऐसे सब जगह हो रहा है। अब आप शेर सिंह राणा का केस देखें, उसने मारा, दूसरी जात वाले उसको मारा, पर अब वो देखो इलेक्शन भी उसने लड़ा था पीछे। मुझे लगता है जरूर वो अपना आगे इलेक्शन लड़ेगा तो शायद जीत भी जाएगा। तो ये सब जात के ऊपर जो है सारा ये तमाशा जो है जात के ऊपर हो रहा है। आपने एक बात कही कि जेल के अंदर मर्डर हुआ, जेल के अंदर मर्डर होना, वेपन आना, इसमें जेल कर्मियों में, मतलब जो हम बात करें, उनका कितना रोल होता है? देखिए, जेल के अंदर जो वेपन आना होता है, एक तो होता है प्रॉपर वेपन, एक होता है इम्प्रोवाइज्ड वेपन। इम्प्रोवाइज्ड वेपन क्या होता है कि आपके पास थाली कटोरी है, आप अगर थाली कटोरी को तोड़ के उसको थोड़ा जमीन पे घिस के करें, वो चक्कू का काम करेगा। कभी भी वो वाला वेपन नहीं होता जो आप बाहर देखते हो। अच्छा, यहाँ सब इम्प्रोवाइज वेपन होते हैं। जैसे तेजपुरिया की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी जो अपोजिट गैंग वाले थे उनको ऊपर की फ्लोर पे रखा हुआ था, ये नीचे थे, नीचे की फ्लोर पे थे हाई सिक्योरिटी वार्ड में। ऊपर की फ्लोर से उन्होंने ग्रिल्स को जो है आयरन, क्योंकि देखिए जेल का मतलब ही होता है आयरन ग्रिल्स और मोटी मोटी दीवारें, उन्होंने ग्रिल्स को तोड़ के उसको घिस के उसका पूरा एक तकड़ा एक वेपन बना दिया, जिससे किसी को भी लग जाए तो उसकी मौत हो सकती है। तो ये ज्यादातर जो वेपन होते हैं इम्प्रोवाइज्ड होते हैं। ओके। और इस केस में जिसने मारा, इस केस में भी बात करें, लेकिन और भी केसेस में जहाँ पे इस तरह के मर्डर्स होते हैं, अब वो तो जो बंदे ने मारा होगा वो तो ऑलरेडी सजा काट ही रहा है। अब उसका क्या होता है? क्या उसको दूसरा एक और सजा मिलती है उस केस में, या फिर वो जो चल रहा है वही चल रहा है, या एक्सीडेंट मान लिया जाता है? हाउ यू सी इट और हाउ कोर्ट सीज इट? देखिए, ये हमारा कानून जो है ना, बड़ा ही फनी कानून है हमारा। किसी टाइम पे होता था कि अगर एक मर्डर के केस में कोई आदमी है जेल में, कन्विक्ट है, अगर उसने दूसरा मर्डर कर दिया तो उसमें एक ही सजा होती थी, वो थी सजाए मौत। अब उस कानून को चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब क्या है कि अब जब दोबारा अगर उसमें भी कन्विक्शन होती है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको मौत की सजा हो, उसमें आपको दोबारा लाइफ होगी और लाइफ कंकरेंट चलेगी। तो कंकरेंट का मतलब ये है कि अगर आपने 4-5 साल पहले काटे हैं तो खाली वो 4-5 साल का नुकसान होगा, बाकी आपको 10-12 साल जो है आपको और काटने पड़ेंगे और आप छूट जाओगे। सर, आपके सामने कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट आपने देखा, बीइंग अ जेलर, कि एक या नेक्सस कोई चल रहा है जेल के अंदर जहाँ से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, और उसको आपने तोड़ा हो या आपको पता चला हो? हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? देखिए, नेक्सस को तोड़ना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप नेक्सस नहीं तोड़ते तो आप जेलर के काम के फिट ही नहीं हो। दिल्ली जैसी जगह पे इतने गैंग है, अपोजिट गैंग है, अब दिल्ली में 16 जेलें हैं, तो आपको गैंग्स का सेग्रीगेशन करना पड़ता है। आपको गैंग्स को जो है, अपोजिट गैंग्स हैं, उनको अलग अलग जेल में रखना पड़ता है। जहां आपसे भूल चूक हुई नहीं, वहां पे मर्डर या सीरियस इनडिसिप्लिन होने की संभावना होती है। तो इसलिए एज ए जेलर सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि अपोजिट गैंग एक जेल में ना आए। दूसरा फिर क्या होता है कि आपको पुलिस से एक कोलैबोरेट करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि ये बंदे हैं, ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस गैंग के हैं, तो क्या ये इस गैंग के हैं? होता क्या है कि कोई भी आगे कह देता है जी मैं तो इस गैंग का हूँ, फलां गैंग का हूँ। अगर वो कोई कहता है कि मैं इस फलां गैंग का हूँ, तो नेचुरली जेलर को सबसे पहले तो ये रखनी पड़ेगी कि उसको जहाँ पे उसका अपोजिट गैंग है उस जगह उसको ना रखे। पर फिर भी पुलिस से हमें पूछना पड़ेगा कि वाकई ये फलां गैंग का है। तो पुलिस उसमें अगर कंफर्म करती है तो आपको उसको अपोजिट उसमें रखना होता है। देखिए, जो जेलर जो होता है, जेलर का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर। कोई प्रिजनर जेल से भागे नहीं, कोई प्रिजनर जेल में किसी के ऊपर अटैक ना हो, या किसी भी प्रिजनर को आप डिग्रेडिंग सिचुएशन में नहीं रख रहे। सबसे पहली ड्यूटी है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। दूसरी ड्यूटी है कि जो आपके मानक हैं, जो स्टैंडर्ड मानक हैं, उसके हिसाब से आपने रखना। आप कह रहे हैं कि जैसे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं उस तरीके का खाना
उस तरीके की ट्रीटमेंट देने की कोशिश होती है जेलर की। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो उसकी ड्यूटी है वो है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर। मतलब आप उसको रिफॉर्म करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे और उसको फिर दोबारा सोसाइटी में जाके वो सम्मिलित हो जाए एज ए रिस्पेक्टेबल सिटीजन। ये भी जेलर की ड्यूटी होती है। तो सबसे जैसे ये है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी, मैंने आपको सबसे पहली ड्यूटी बताई है। जिस दिन कोई आता है जेल में, सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि पहले गैंग वाला मैंने आपको बताई थी, किसी गैंग से तो नहीं है। फिर उससे पूछा जाता है कि तेरे को बीमारी वगैरह तो नहीं है। इसको मुलाहिजा कहते हैं। अगर उसको कोई बीमारी होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ भी है, तो उसकी बीमारी डॉक्टर पूछता है और वो बीमारी का पूरा जो है वो एक रजिस्टर होता है, उसमें वो लिखा जाता है, ताकि उसकी पहले दिन से जो है उसका जो दवाई है, उसका मेडिकेशन है, पहले दिन से स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि कोई भी कैजुअल प्रिजनर जो है हैबिचुअल प्रिजनर के कांटेक्ट में ना आए। अच्छा। जैसे कोई आदमी पहली बार जेल में गया है, करीब करीब अगर मैं दिल्ली की बात कहूँ तो दिल्ली में करीब करीब 65-70% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जेल में जाते हैं। तो आपको जो पहली बार जेल में गया है उसको आपने किसी भी हैबिचुअल या हार्डन क्रिमिनल जो है उसके साथ टच में नहीं आने देना। अगर आपने अगर उसके आ साथ गया तो हाँ, अगर आ गया वो भी क्रिमिनल बन के निकलेगा। नहीं, लेकिन उसकी पिटाई भी हो सकती है, उसको मारा भी जा सकता है। पिटाई भी हो सकती है, मारा भी जा सकता है, और वो हो सकता है कि वो उसके गैंग, अगर वो अच्छा तकड़ा है, दिलेर है गैंगस्टर के हिसाब से, हो सकता है उस गैंग को ज्वाइन कर ले। कई बार कहते हैं ना, जो जेल्स होती हैं ये कॉलेज हैं उसकी क्राइम की ग्रेजुएशन के स्कूल कॉलेज हैं ये। तो इसलिए सबसे पहले होता है कि अगर जो फर्स्ट टाइम जेल में आया है उसको आप अलग रखोगे जो हैबिचुअल क्रिमिनल है उनसे। ओके। फिर दूसरी है गैंगस्टर्स जो है उनको आप अलग रखेंगे। तीसरा है कि जो आपके रिपीटर है, रिपीटर और हैबिचुअल में फ़र्क होता है। हैबिचुअल तो वो होते हैं कि जो कन्विक्शन भी इनको हो चुकी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आदत है उन्हें। हाँ। रिपीटर होते हैं जिसने 3-4 केसों में, पुलिस कई बार क्या करती है, जाती भी करती है। एक आदमी के ऊपर अगर चोरी का केस बन गया, सपोज कोई वाहन चोरी का केस उसके ऊपर है, तो जितने वाहन उस एरिया से चोरी होंगे सारे उसके ऊपर लगा देंगे। तो इनको भी अलग रखना। तो इस तरीके से होता है। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को बिल्कुल ही अलग रखना होता है ताकि वो जेल से हैबिचुअल बन के ना जाए। तो अगर ये ड्यूटी आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, आप अपना जो उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, जो रूल्स के हिसाब से खाना है वो आप उसको दे रहे हैं, तो आप अच्छे जेलर हैं। तो इसमें कैटेगराइज भी होते हैं। सपोज कि एक गरीब आदमी है, उसके लिए एक अलग सेक्शन होगा। एक रईस आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, उसके लिए जेल में अलग सेक्शन होगा। और जो कई सारे बाबा भी जेल में गए हैं, क्या उनके लिए भी कोई अलग सेक्शन होता है? हाउ इनका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं आप? इसका देखिए, हाँ, जो आपने कहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखिए, एक तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को सबसे पहले अलग रखना। जो 70% लोग जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनको आपने दूसरे प्रिजनर के साथ बिल्कुल मिलने नहीं देना। उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वार्ड जनरली जो होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं कि जो जेल की एंट्रेंस होते हैं उसके साथ ही होते हैं, ताकि उनको घूम के रास्ते में कहीं हैबिचुअल प्रिजनर ना मिल जाए, इसलिए उनको गेट के साथ ही उनका होता है मेन, तो वहाँ पे रखते हैं। इसमें कोई गैंगस्टर आ गया जेल में, टेररिस्ट आ गया, तो उन सबको जो है एक हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होते हैं उसमें रखते हैं। अच्छा। हाई सिक्योरिटी वार्ड पे आपकी CCTV कैमरे लगे होते हैं और वहाँ पे राउंड द क्लॉक सर्विलेंस रहती है। तो जैसे अगर दिल्ली की तिहाड़ जेल की बात करें तो यहाँ पे जो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड हैं, कई सारे हाई सिक्योरिटी वार्ड्स हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा इन्होंने एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस है उसको दिया हुआ है। तो आर्म पुलिस बाहर रहती है और वो देखती है, उनकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर उनकी वॉच रखती है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर प्रिजनर होते हैं उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती, और उसमें उनके वहाँ पे मैक्सिमम रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं।
बाकी प्रिजनर होते हैं जो रिपीटर हो गए या जिनको 6 महीने तक तो आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वार्ड में रखते हो। उसके बाद जो है उसको आप जो मीडियम उसका वार्ड होता है, मीडियम अवधि का जो वार्ड होता है उसमें आप शिफ्ट कर देते हो। अच्छा, और ये जो बाबा वाली कैटेगरी है, नहीं, संत बाबा वाली कैटेगरी तो कोई अलग से नहीं होती। इनको सबको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही जगह पे रहेंगे? एक ही जगह रहते हैं। कई बार तो बाबा वहाँ पे अपना इतना प्रचार कर लेते हैं कि जेल के अंदर उनके बहुत चिल्ले चपटे बन जाते हैं। अच्छा, वहाँ बिजनेस चल रहा है। हाँ, वो जैसे मैं अभी अखबार में ही पढ़ रहा था कि आसाराम बापू जो है उन्होंने कहा है कि उनके जेल में उनके लिए एक तरह का वरदान ही हुआ है, जेल में आना उनके लिए जो है, क्योंकि वहाँ कैदियों, हाँ वरदान था, क्योंकि उन्होंने कैदियों को सुधारने के लिए भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, इसलिए वो जेल में आए हैं। तो जब कैदी सुधर जाएंगे तो अपने आप बाहर निकल आएंगे, और लोग विश्वास करते हैं ऐसी बातों पे। और सर, जैसे आपने कहा कि कोई टेररिस्ट आया, तो कभी ऐसा हुआ कि आपका इनकाउंटर हुआ, उनके साथ बात करी हो, आपने समझने की कोशिश करी हो, कुछ ऐसा होता है वहाँ पे? नहीं, जैसे टेररिस्ट कोई आया तो सबसे बात तो करनी पड़ती है, तो आपकी ड्यूटी है। कैसे होते हैं ये लोग, मतलब जो हीनियस क्राइम करके आए हैं, इतने लोगों को मास में इन्होंने मर्डर कर दिया, इनके अंदर कभी आपको लगा गिल्ट भी होता है, या ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए क्या होता है, जो आजकल के टेररिस्ट हैं, ये जो टेररिज्म है इसको आप कह सकते हैं कि जब ये करके आते हैं तो इनको अपनी कम्युनिटी से जो है बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, अंदर भी? हाँ, अंदर भी मिलती है, बाहर भी कम्युनिटी से। बाहर तो है ही, बाहर तो सबको दिख रहा है वो तो। जो टेररिस्ट हैं तो धर्म के नाम से कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं, तो इनको सपोर्ट मिलती है। तो उसमें क्या है कि ये जेल में जब रहते हैं तो इनके धर्म के लोग जो है इनकी इज्जत करते हैं, या कास्ट के लोग हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इनको, और कोई इनको ऐसा रिमोर्स नहीं होता। इनको ये होता है कि जेल में जो कुछ भी उनका वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स होती हैं जो इनके पास पहुंच जाती हैं, चाहे इनकी जात के लोग लेके जाएं या कोई पैसे के उस पर मंगवाए या कोई बाहर से थ्रो करके आए, इनके पास पहुंच जाती हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर गैंगस्टर होते हैं, उनके लिए स्टेटस सिंबल होता है कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन जरूर रखना है। हाँ, अगर उसके बाद मोबाइल अगर पहुंच गया तो वहाँ जेल से किसी को भी थ्रेट दे सकता है, किसी से भी एक्सटॉर्ट कर सकता है, किसी को भी वो फिल्में बना के भेज सकता है जिसमें वो दिखा रहा है कि जेल में वो ऐश कर रहा है। ऐसा देखे ना, टीवी पे चलता रहता है कि वो प्रिजनर जो है जेल के अंदर शराब पी रहा है, जेल के अंदर डांस कर रहा है, जबकि जेल में डांस करना शराब तो नहीं होती। वो क्या कहते हैं, हल्दी वाला पानी जो है कुछ वो रख दिया, लगे ऐसे की शराब है। तो उनका खाली ये होता है, अखबार वालों को, अच्छे न्यूज़पेपर वालों को, वो टीवी वालों को उस वीडियो को सप्लाई करते हैं ताकि वो लोग इसको चलाएं और बताएं कि ये बंदा जो है जेल के अंदर मजे मार रहा है। इसके पीछे उनका पर्पज होता है। इनका पर्पज ये होता है कि जो विक्टिम या उसकी फैमिली जो है, या उनके खिलाफ जो प्रोबेबल विटनेस है, उसको बताना कि देख भैया, तू हमें जेल ही भेज सकता था ना, जेल तूने भेज दिया और जेल में मजे मार रहे हैं। फिर जब उसके खिलाफ जब उसको कोर्ट से समन आएगा, कोर्ट में जाएगा, वो विटनेस जाएगी, तो उसकी ज़्यादातर केसों में देखा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि उस प्रिजनर के खिलाफ वो बयान दे के आ जाए। उसका नतीजा ये होता है कि आप देखेंगे ज़्यादातर गैंगस्टर जो है, आप इनको कैद होती नहीं है, ज़्यादातर अंडर रहते हैं। जैसे आपने अखबार में पीछे पढ़ा होगा, मुख्तार अंसारी था या आफ्ताब अंसारी या दूसरे जो थे, इनको एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट आने के बाद ही पहली बार कन्विक्शन हुई, जबकि जेलों में तो वो 10 साल से थे, कन्विक्शन ही नहीं होती थी। आपने 50 केस कर रखे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी विटनेस की, एक आम विटनेस की, कि जाके बताया कि हाँ इसने मेरे सामने मर्डर किया। उस चीज़ का ये फायदा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा गवाह को है? सबसे ज़्यादा खतरा नेचुरली गवाह को है। अच्छा, मैंने देखा है कि एक बाप के आगे उसके बेटे का मर्डर हुआ, पर जब वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है जेल में होती है कि 11 आदमियों के बीच में जो है आपको खड़ा करते हैं और बाप से पूछते हैं कि इनमें से पहचानते हो कि कोई क्रिमिनल था। बाप को पता भी होता है कि फलां बंदे ने मेरे बेटे को मेरे सामने मारा था,
पर मुकर जाता है डर की वजह से। हाँ, घरवाली को पता होगा मेरे घरवाले को इसने मारा था, मुकर जाएगी। उसका नतीजा होता है कि जो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसमें कि इनको गैंगस्टर्स को बहुत कम उसमें जो है कैद होती है। आप देखें क्या है, हमारे कानून में कई खामी है। आप अगर हिंदुस्तान की जेलें देखें, हिंदुस्तान की जेलों में क्या है कि 74% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल समझते हैं आप? हाँ, मतलब जो अभी सजा नहीं हुई है उन्हें। सजा नहीं हुई है, कोर्ट की कस्टडी में है। 26% कन्विक्ट है। अगर आप विदेश की जेलों में जाएंगे वहां उल्टा होता है। ओह अच्छा। तो मतलब इसका मतलब हमारा सिस्टम कितना पीछे है। अरे यार, आप क्यों नहीं कोई कानून ऐसा बनाते जिसमें कि आप टाइम बाउंड कर दो। आप टाइम बाउंड कर दो कि आपने जैसे किसी के ऊपर चोरी का केस है, अब हम अखबारों में पढ़ते हैं चोरी का केस 20 साल में डिसाइड हुआ। आप एक कानून बना दो कि चोरी का जो केस है ये आपका 1 साल में खत्म हो जाएगा, या 6 महीने रख दो, इसमें खत्म करना ही करना है। और अगर इसमें खत्म नहीं होता तो जज को रीजन देने पड़ेंगे खत्म क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन थे, क्या रीजन उसके बियॉन्ड हिज कंट्रोल थे कि ये हुआ। पुलिस को भी रीजन देना पड़ेगा कि इतना लंबा क्यों हुआ। और अगर रीजन उसके वो वाजिब नहीं है, आप उसमें कंपेंसेशन का प्रोविजन रखो कि जो जेल के अंदर रहा है उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा, चाहे बेशक एक्यूज्ड है, और जो विक्टिम है उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने ये प्रोविजन ले आए, कंपेंसेशन का प्रोविजन ले आए, वो वाला कानून भागता है। आप देखो राइट टू आरटीआई एक्ट है, उसमें इन्होंने कंपेंसेशन का प्रोविजन रखा हुआ है। आरटीआई एक्ट जो है भागता था, क्योंकि हर एक जो भी पीआईओ होता था, सरकारी ऑफिसर होता था, उसको ये होता था कि अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो मेरे को अपनी पॉकेट से जो है मेरी तनख्वाह से मेरे पैसे कट सकते हैं, मेरे ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। हिंदुस्तान में ये कोर्सिव एक्शन होना बड़ा जरूरी है। जब तक कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, आप देखें हमारा 20 सालों से ऐसे चल रहा है और ऐसा चलता रहेगा। आप चोरी के केस मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे ही आप जो है डकैती का केस है, मर्डर का केस है, रेप का केस है, हर एक की समय सीमा बांध दो। हमारा जो लीगल सिस्टम जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के लोएस्ट उसमें आता है, लोएस्ट में। हाँ, हमारे यहाँ आप देखें कि जो जैसे जेल में बंदा आता है, अब गरीब है तो पड़ा रहेगा जेल में। 85% हमारी जो पॉपुलेशन जेलों में है वो गरीबों की है। हम गरीब किसको कहते हैं? जो जिसकी की जो ईयरली जो इनकम है 1 लाख रुपए से कम है। अगर उसकी ईयरली से वो जो इनकम 1 लाख से कम है तो गरीब हो गया। तो बेसिकली वो केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, अच्छा वकील करने के लिए पैसे नहीं है, लीगल एड के लिए, लीगल एड के वकीलों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, यानी तो अपना घर बेच के आप वकील कर रहे हो, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि गरीबी क्राइम करता है, अमीर क्राइम नहीं करता। अमीर लोग सिस्टम को वो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। आपकी जेल में कभी कोई आया अमीर आदमी, बहुत अमीर? हाँ, वो तो बहुत आए हैं। कोई एग्जांपल है आपके पास? ललित मोहन थापर आए थे, तो ऐसे लेकिन उनके लिए क्या ज्यादा कुछ सर्विसेज अवेल करते हैं, दी जाती है? मैंने ऐसा सुना था कहीं, तो मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था या किसी से, कि एक रईस आदमी ने पास का एक पूरा 5 स्टार होटल जो था वो खरीद लिया था, और जितना भी वहाँ पे लोग जाते थे खाने वो सिर्फ जेल का ही स्टाफ था और वो लोग वहाँ रहते थे, एंजॉय करते थे, ताकि उनके बेटे को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे केसेस होते हैं? ऐसे केसेस भी होते हैं, मैंने भी लिखे हुए अपनी किताब में देखेंगे। ऐसे केसेस भी होते हैं, फिर ऐसे भी। कैन यू शेयर फ्यू लाइक हमारे ऑडियंस के लिए? मैंने उसमें जैसे सुब्रतो राय सहारा के बारे में मैंने लिखा हुआ है। सुब्रतो राय सहारा जो है, जब वो जेल में गए थे तो उनके पास खूब पैसा था, पैसे की कोई कमी थी नहीं उनके पास। तो हमारे जो ऑफिसर थे, जो सीनियर टॉप मोस्ट ऑफिसर थे, वो जब उनके कमरे में जाते थे तो उनके पैरों को हाथ लगाते थे, पैर छूते थे। हाँ, पैर छूते थे। और उनको जेल में नहीं रखा गया था, उनको रखा गया था एक कोर्ट कम्प्लेक्स था, उसको एक स्पेशल जेल उसको डिक्लेयर किया गया था, ताकि उसमें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी होती थी, यूएसए यूके वगैरह में बात करनी होती थी, ताकि वो रात के टाइम पे टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से
तो रात के टाइम पे वो बात करते थे, हम्म, तो उनको सारा सिस्टम दिया गया था, एसी कमरे थे। तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि मैंने खुद देखा है वहाँ पे कि लड़कियां आती थी। अच्छा, हाँ, तो ये अब मेरी किताब में लिखा हुआ है। ऐसे मैंने कई कई केस देखे हैं। और मैंने एक चीज और देखी है कि जहाँ पे आपका कोई पॉलिटिकल हैवीवेट आ गया या पैसे वाला हैवीवेट आ गया, सिस्टम हमारा बक्का डाउन कर जाता है। तो सर ये सुकेश के बारे में क्या कहेंगे? वो बैठ के जेल के अंदर से उसने कई हाँ, 100 करोड़ रुपए का जो है सब कुछ कर दिया। देखिए आप सुन ही रहे हैं, मैंने भी वो मैं तो उस टाइम पे जेल पे नहीं था, तो मैंने भी सुना था कि मतलब जेल के अंदर हीरोइन उसको मिलने के लिए जा रही हैं, कैसे पॉसिबल होता है ये? अपनी मर्जी का। सुकेश के बारे में वो था कि उसने सारे स्टाफ को जो है, वो जितनी उनको सैलरी मिलती थी, एक सैलरी वो देता था। अच्छा, अखबार में पढ़ा था मैंने। तो जब आपने सुप्रिटेंडेंट आपसे पैसे ले रहा है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पैसे ले रहा है, तो वो तो आप जैसा आप चाहोगे वैसे चलेंगे। देखिए मेन हमारे यहाँ तिहाड़ की अगर बात करें, तिहाड़ में जो सबसे बड़ी कमी है, यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। प्रोफेशनलिज्म की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है ट्रेनिंग नहीं है। ना। आप लोअर स्टाफ को तो ट्रेनिंग दे देंगे, भेज देंगे कहीं पुलिस में ट्रेनिंग करने हाँ। गया या कहीं भी, क्या खूब वेपन चलाने की आ गई, शरीर बॉडी बिल्डअप की आ गई। पर एक जो ट्रेनिंग देनी होती है कि कैदी को कैसे ट्रीट करना है, वो ट्रेनिंग उसको नहीं मिलती। और खासकर हमारा जो मिडल रैंकिंग मैनेजमेंट है, वो सभी सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, सीनियर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं, सिविल सर्विस से आते हैं। अच्छा, मतलब वो ट्रेंड नहीं है किसी भी ट्रेंड है तरह ही से। नहीं, ट्रेंड बिल्कुल है ही नहीं। सिविल सर्विस से आप लगाए, हम्म, आपने कभी भी किसी यूनिफॉर्म फोर्स को ऐसे नहीं देखा होगा। सपोज पुलिस है, हम्म, पुलिस में अगर स्टाफ की कमी है, वो कभी भी ऐसे वो नहीं करेंगे कि वहाँ का एरिया का एसडीएम आके उनका बॉस बन जाए, कभी उसको बॉस नहीं मानेंगे। क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो उससे इंजोर होती है जब आप एक नॉन प्रोफेशनल को अपने ऊपर बिठा लेते हो। यहाँ पे क्या है कि सुप्रिटेंडेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का जो पोस्ट है, ये सिविल सर्विस के आते हैं, ऑफिसर आते हैं, वो इसको भरते हैं। उसका एक नतीजा ये होता है कि जो ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनलिज्म पूरे स्टाफ में होना चाहिए, वो नहीं होता। उसकी वजह से जब भी कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाए या मनी वाइज इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाए या कोई बदमाशी गैंगस्टर टाइप कोई बंदा आ जाए, आपका सिस्टम एकदम बक्का डाउन कर जाता है, उसके आगे झुक जाता है। 35 साल मैंने नौकरी की है और ये मैं आपको 35 साल की नौकरी का निचोड़ बता रहा हूँ। अच्छा सर, ऐसा हुआ कभी आपके जब आप वहां पे थे, कभी पुलिस वाला कोई जेल में आया हो सजा काटने, उसके साथ क्या बिहेवियर होता है? नॉर्मल कह देगा उसको, जैसे पिक्चर में दिखाता है उसे मारा पीटा जाता है, उसके लिए एक अलग से सेटिंग होती है कि आया है इसको देखेंगे, तो ये सब होता है क्या? नहीं, देखिए पुलिस वाले तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। आईपीएस ऑफिसर भी काफ़ी सारे आते हैं, नॉन आईपीएस भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जेलर की सबसे पहली ड्यूटी है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। तो जो पुलिस वाला आएगा तो उसको भी तो हमें बचाना है ना, क्योंकि जो प्रिजनर है वो तो उसको अपना दुश्मन समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उसको बचाना है, उसको हम अलग सेल में रखेंगे, आम प्रिजनर से दूर रखेंगे। और अगर आईपीएस अफसर है तो उनको भी हम सेल में रखेंगे और आम प्रिजनर से दूर रखेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। और सर खाना जो होता है जेल के अंदर, उसकी क्वालिटी बताई जाती है बहुत ही गंदा होता है। अब सत्य क्या है तो आप ही बता सकते हैं, आप रहे हैं उसमें, संभाला है आपने सब कुछ। तो खाने की क्वालिटी क्या इतनी बुरी होती है कि एक इंसान के खाने लायक वो खाना नहीं होता? मैंने अभी जब बात आपसे करनी शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था एक मिडिल क्लास का जो खाना होता है वो खाना होता है। अब देखें, हम लोग भी जब सब्जी खरीदने जाते हैं, हम लोग आसपास की जो नेबरहुड दुकानें होती हैं वहाँ से सामान वगैरह खरीदते हैं। पर जो कैदियों का जो सामान होता है, मतलब कैदी में मैं अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों की बात कर रहा हूँ, या जो भी जेल के अंदर उसकी बात कर रहा हूँ, इनका सामान जो है गवर्नमेंट स्टोर से आता है, मदर डेयरी से आता है, केंद्रीय भंडार से आता है, सुपर बाजार से, ऐसी जगह से आता है जिससे कि क्वालिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज होता ही नहीं है। अच्छा। और खाना जो बनाते हैं कैदी बनाते हैं, अब वो वाला टेस्ट तो नहीं आ सकता जो कि आपका किसी बाहर होटल्स में जो पका हुआ बनाएगा, वो टेस्ट तो नहीं आ सकता। पर रीजनेबली
अच्छा होता है। आपको इसके ऊपर बताऊं कि जैसे हम भी जब जेल की नौकरी में गए थे तो ये था कि दाल का दाना ढूंढने में नहीं मिलता, पत्थर होते हैं, ये होता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक प्रिजनर को 250 ग्राम वेजिटेबल, अगर मैं तिहाड़ की बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ तिहाड़ के दे रहा हूँ जी 250 ग्राम सब्जी मिलती है, 90 ग्राम दाल मिलती है और करीब करीब 450 ग्राम आटा रोज का उसका डाइट स्केल है। अच्छा आप देखें, अगर आप और हम रोज का कितना 100 150 200 ग्राम का आटा खाते होंगे, इससे ज्यादा नहीं खाते होंगे, पर वहां पे 400 ग्राम आटा है। तो कई बार तो प्रिजनर्स की शिकायत आती कि आप दाल हमें इतनी गाढ़ी देते हैं, तो आप कम गाड़ी दिया करो ताकि हम अच्छा इसको आराम से खा सकें। कई बार ऐसे होते हैं। और आपको और एक मजेदार बात बताता हूँ, हमने एक सर्वे करवाया था कि जेल में अगर कोई आदमी 6 महीने रह के जाता है तो उसकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। 90% लोग ऐसे थे जिनका 6 महीने में जिनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ता है? हाँ, हालांकि वेट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, पर वेट बढ़ता है। इट मीन्स कि जो खा रहे हैं, क्योंकि काम फिजिकल मतलब खाना अच्छा मिल रहा है। खाना अच्छा मिल रहा है और ठीक तरीके से वो खा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब ये खाना खाते हैं तो हम जैसे घर में होता है कि हम परिवार सारा मिलकर तो नहीं खाता ना। जैसे आप लेट पहुंचे तो आप अपना खाना आपके लिए लग जाएगा, आप खा लेंगे। ये लोग क्या होता है, ग्रुप में बैठ के खाना खाते हैं। और अच्छा। ग्रुप में खाना खा के जब आप मजाक भी कर रहे हैं, उसमें कई इन्फॉर्मेटिव बात भी कर रहे हैं, टीवी भी साथ देख रहे हैं, और सारे कई लोग तो अपना बड़े अच्छे तरीके से, जैसे लंगर टाइप होता है, सेवा करते हैं। अच्छा तो उसमें 90% का तो वेट पड़ता है। 6 या 7% होते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि क्या होगा, मेरे केस का क्या होगा, मैं जेल में तो नहीं रहूंगा। क्या कई कब लोग तक ऐसे देखे आपने जो जेल से जाना ही नहीं चाहते बाहर की, भाई सर्विस अच्छी मिल रही है, मजा आ रहा जेल, देखिए, लिबर्टी तो हर एक को प्यारी होती है। है? एक रिक्शा पुलर भी होता है ना, जी वो भी अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। अब जेल के अंदर आप जा रहे हैं तो आप अपनी शर्तों पे थोड़ी जी रहे हैं, आप तो जेल की नहीं, शर्तों पे लेकिन जी रहे बहुत हैं। सारे गैंगस्टर्स इसीलिए जेल में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है दिस द सेफेस्ट प्लेस दे कैन हैव। बाहर आएंगे तो मार दिए नहीं जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आने नहीं चाहते बाहर वो। इसमें जो गैंगस्टर्स वगैरह हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रहते जेल हैं। रहते हैं। उनको पता होता है कि ये वाला टाइम है, हम बाहर जाएंगे तो हमारा वर्चस्व होगा, इस टाइम पे अगर बाहर जाएंगे तो हमारी जान का खतरा हो सकता है। गैंगस्टर अपने टाइम से आते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपकी सपोज बेल हो गई है, आपके खिलाफ विटनेस किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, गैंगस्टर के खिलाफ विटनेस वगैरह ज्यादातर बैकआउट कर होस्टाइल जाते हो हैं। जाते हैं। तो जब आप होस्टाइल हो गया तो आपको जज के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव यू बेल। आपको एक बार बेल मिल गई तो ये आपकी मर्जी है कि आप कब निकलना चाहते हो। अच्छा ये भी है? जब एक्चुअली जब आप बेल दोगे हाँ तभी आप बाहर जो है जा सकते हो। मैं आपको इसमें और अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि ये सन बात है 2002-2003 की। जेल में हमारे जो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, करीब करीब 15 बच्चे हर साल जेल में पैदा होते थे। अच्छा औरत कोई प्रेग्नेंट आई है बाहर से तो 15 बच्चे हमारे साल में पैदा होते थे। फिर धीरे धीरे देखा 15 से 30 हो गए, फिर 45 हो गए। हमने कहा ये क्या चक्कर है। तो तब हमें पता लगा कि खासकर जो औरतें आ रही हैं झुग्गी झोपड़ी वाले से आ रही हैं और एक्साइज एक्ट में आ रही हैं। एक्साइज एक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास आपका कानून, लोकल कानून कहता है कि आप 3 बोतल शराब की रख सकते हो, अगर आपके यहाँ 10 मिल गई तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। तो पुलिस ने आपको पकड़ा, बल्कि आपने पुलिस को बताया कि मेरे पास 10 बोतलें पड़ी हैं। पुलिस भी बड़ी खुश होती है कि उन्होंने केस एक बना दिया एक्साइज एक्ट में। आप जेल में आ गए। उसमें इंसेंटिव मिलता है क्या पुलिस को? पुलिस को एक अपना एक दिखाना होता है कि इतनी कन्विक्शन की करवाई अच्छा। उन्होंने, जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें इतनी कन्विक्शन मिली, इतने लोग अरेस्ट किए उन्होंने, तो इंसेंटिव तो होता ही है। तो जब 45 के करीब बच्चे हुए, हमने कहा ये हो क्या रहा है जेल में, इतने 15 जहाँ बच्चे एवरेज होते थे 45 बच्चे हो रहे हैं। तो हमने एक उनसे जो औरतें थी उनसे बात की, भाई आप क्या जेल में बच्चा करवाने क्यों आए हो। और ज़्यादातर एक्साइज एक्ट में इंदरपुरी की औरतें थी। इंदरपुरी में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर था, वहाँ की औरतें थी।
तो आपको हैरानी होगी कितना मतलब हमारे यहाँ अंधविश्वास है। उनको ये वो था कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा। हैं? भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। अच्छा, हाँ, तो उनका जेल में अगर पैदा होगा लेकिन तो ऐसा होता था क्या? उनको हाँ ये होता था? नहीं ये नहीं होता था। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो था। ये हमने कहा ऐसे अगर होते रहेगा तो ये तो जेल तो एक तरह का प्रेगनेंसी सेंटर ही बन जाएगा औरतों के लिए कि बच्चा करवाएंगे चलिए। अच्छा वो क्या कहते हैं, एक्साइज एक्ट बेलेबल केस वो है, पर अपनी बेल नहीं करवाती थी वो। अच्छा, जब बेल नहीं करवाएंगे तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सेंड देम टू दी जेल। ओके। तो कोर्ट उनको जेल भेजेगी क्योंकि बेल नहीं करवा रहे वो। 6 महीने 7 महीने का पेट लेके जेल में आई ना। जब बच्चा हो गया, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर पूरी जेल वाले करते हैं, स्पेशल डाइट वगैरह जेल वाले उनको देते हैं, ये हमारे रूल्स में लिखा हुआ है। ओके। उसके बाद जब बच्चा हो जाता था तो उसके बच्चा होने के 2-3 महीने के बाद जो है वो अपना चले जाते थे। खाली एक उसके ऊपर कि लड़का पैदा होगा। फिर जब ये थी तो हमने फिर अखबार में हमने निकलवाया कि लोगों को, खासकर औरतों को, ये धारणा है कि जेल में अगर पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा। ये नहीं है। हमारे इसमें जो है पिछले 45 बच्चे पैदा हुए, उसमें 29 जो है लड़कियां थी और 16 लड़के थे। तो उसके बाद से जो है ये कम हुआ, हमारा ये कम हुआ सर। बट फीमेल्स के लिए जेल कहते हैं बहुत अनसेफ सी जगह है। जब कोई फीमेल जेल में जाती है तो उसके साथ क्या सेक्सुअल असॉल्ट या किसी और इस तरह की चीजें होती है, या किस तरह से उनको ट्रीट करा जाता है? इसीलिए देखें क्या है कि कानून हमारा ये कहता है कि जो प्रिजन एक्ट है, जो हर एक, ये प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। हर एक स्टेट को फ्रीडम है कि वो अपना प्रिजन एक्ट और प्रिजन मैनुअल जो है बना सकते हैं। तो हमारा प्रिजन एक्ट ये कहता है कि सबसे पहला जो सेग्रीगेशन है वो है जेंडर सेग्रीगेशन, कि आप मेल को फीमेल से अलग रखेंगे और फीमेल को हो सके तो आप फीमेल जेल में रखेंगे। अच्छा। अब दिल्ली में जैसे 2 फीमेल जेल अलग है, पर ये स्टेट में ये नहीं हो पाता क्योंकि वो कितनी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो फीमेल जेल बना नहीं सकते। अब यूपी की बात करें तो यूपी में मेरे ख्याल 2 या 3 फीमेल जेल होंगी, क्योंकि किसी भी फीमेल प्रिजनर को फीमेल जेल में रख रहे हो तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो। अगर वो मुरादाबाद की है, उसको आपने गाजियाबाद रख दिया तो उसको मिलने वाले मुरादाबाद से, उनके लिए तो एक पेनल्टी हो गई है जेल में रखना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी मेल जेल है उसका एक पोर्शन है जिसमें कि फीमेल्स को भी रखा हुआ है। दूसरा, पहला तो जेंडर सेग्रीगेशन हो गया, फिर दूसरा हो गया कन्विक्ट को अंडर ट्रायल से अलग रखेंगे। तीसरा है आप एडोलसेंट को, जो यंग प्रिजनर होते हैं उनको एडल्ट प्रिजनर से अलग रखेंगे। तो आपने बात की है फीमेल्स की एक्सप्लॉयटेशन की। एक तो जब फीमेल्स को आपने अलग रखा हुआ, एक्सप्लॉयटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, अराइज नहीं होता। दूसरा, हमारा कानून ये कहता है कि फीमेल को एक सेग्रीगेटेड प्लेस में रखेंगे जहाँ पे कोई भी मेल उसके जो है कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इवन मेल का जो स्टाफ भी अगर कोई जो है वहाँ जाएगा, उसमें जाता है, फीमेल जेल में जाता है, तो स्टाफ भी अगर जाएगा तो उसको जो है फीमेल कोई मैट्रन को या फीमेल ऑफिसर को साथ लेके जाना होगा। अच्छा। तो इसलिए चांसेस काफ़ी कम होते हैं, पर फिर भी इक्का दुक्का आइसोलेटेड केसेस में कभी हुए हैं तो उसका लॉ बड़ा सख्त है, उसमें बहुत सख्त है, सख्त लॉ है, बहुत लॉ सख्त है और उसमें कड़ी कार्रवाई होती है। अच्छा। हाँ। सर, जो मौत की सज़ा की बात हम करते हैं तो ये ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को फांसी में लटकाया जाता था, अब तो खैर मेरे ख्याल से फांसी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में हो गई, लेकिन जब लटकाया जाता था फांसी में और फंदा अगर टूट जाए तो फिर उसको फांसी नहीं होगी, मतलब ऐसे मान लिया जाता था कि उसको माफ़ कर दिया। तो अब आज के केस में जब फांसी होती ही नहीं है तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं है, तो उम्र कैद ही हो रही है अब। तो उनके लिए क्या ऑप्शन होता है बाहर निकलने का? जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा, एक बुजुर्ग आदमी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 90 प्लस 95, वो बेचारा अब वो जेल से बाहर निकल रहा था, बचा क्या उसके पास जीने के लिए? 40-50 साल वो जेल में रहा। बिल्कुल। हाँ, या तो कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा ना कि चलो ये बुजुर्ग हो गया है या 70 साल का आदमी हो गया है, उसको भेज दो, क्या ही क्राइम करेगा? मैं वही कह रहा हूँ, या तो फौजा सिंह गिल है ना जो 114 साल का था, अभी वो एक्सीडेंट से मरे हैं। हाँ, पंजाब में। हाँ जी। तो या तो फौजा सिंह गिल हो तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता आप इतना देर से जाए। जनरली देखें क्या होता है कि मैंने इसलिए जो आपसे बात की है ना कि समय सीमा होनी चाहिए।
हम्म। जो डेथ सेंटेंस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में होती है डेथ। जो डेथ की पेनल्टी होती है, अगर आप लगाएं कि अगर 10 लोगों को ट्रायल कोर्ट मौत की सजा देती है, तो आखिर पे जाके करीब 10 में से दो लोग ही रहते होंगे जिनको अल्टीमेटली लटकाया जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बड़े लिबरल हैं इसको मौत की सजा को लाइफ में कन्वर्ट करने के। देखिए, मैं तो मौत की सजा के ही खिलाफ हूँ। मौत की सजा होनी नहीं चाहिए। कई कारण है मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि ज़्यादातर मौत की सजा किनको होती है? जो अपना ठीक तरीके से वकील नहीं कर सकते। अगर आपने कोई बड़ा वकील कर लिया, वो तो इवन इंदिरा गांधी के किलर थे, उसमें से एक किलर छूट गया था क्योंकि उन्होंने वकील बड़ा कर लिया था, जेठमलानी साहब को कर लिया था। अब आप देखिए, बड़ा इनफेमस निठारी कांड है। इन्होंने एक बड़े वकील को कर लिया, अब वो छूटने के कागार पे बैठे हैं। लेकिन अगर वो छूट गए इस तरह के लोग तो फिर से भयंकर कर देंगे। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है? जैसे निठारी है, निर्भया कांड था, बहुत ही मतलब निर्दयता से लोगों को मारा, और खासकर जो रेप करके जाते हैं उनके साथ वहां पर जो अंदर कैदी होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? देखिए, जो जेल के अंदर भी एक हिरार्की होती है। अच्छा। जेल पे जिसने मर्डर किया होता है, वो तो बड़ा छाती पीट के कहेगा मैंने मर्डर किया। अच्छा। मैंने कुत्ते बिल्ली को नहीं मारा, आदमी को मारा। मतलब उसकी इज्जत ज्यादा है। उसकी इज्जत ज्यादा है। मैंने बताया ना, एक हिरार्की है। जैसे अच्छा, जो डकैती वगैरह करके आया वो भी थोड़ा सा झुक के रहते, पर डकैती की है, हाँ जी की है वो अपना उससे। फिर जो चोर है वो थोड़ा और दब के रहता है। जो रेपिस्ट होता है, रेपिस्ट को कोई भी आदमी उसको अच्छा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जिसने मर्डर किया है उसको ये लगता है यार, मेरी भाई बहन मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैं छोड़ देता ऐसे। तो इसलिए रेपिस्ट जो है एक शूद्र कैटेगरी में कहना नहीं चाहिए, उस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें कि उनके ऊपर मतलब जेल के अंदर भी जो है उनकी पिटाई वगैरह होती है। एक आप कह रहे हैं कस्टम सा ही है कि रेपिस्ट जो है उनको जो है वो उनको कोई भी अच्छा नहीं समझता। बातचीत कोई भी उनको अच्छा नहीं समझता कि रेप करके आए। सबको अपना घर नजर आता है, अपना परिवार नजर आता है कि हमारे परिवार के साथ अगर ऐसे हुआ होता तो हम उसको क्या छोड़ देते? तो क्या उनको सबसे ज्यादा जान का खतरा इन्हीं लोगों को होता है? उनको जान का खतरा होता है तो पिटाई होती भी है। तो अब जैसे निर्भया वाले थे जी, उसमें एक प्रिजनर ने तो वहीं जेल में ही जो है वो सुसाइड कर लिया था, सो-कॉल्ड सुसाइड कर लिया था, जबकि मेरा ये मानना है कि वो सुसाइड नहीं था, उसका मर्डर था। अच्छा। तो मेरा मानना इसलिए कि मर्डर था क्योंकि जो राम सिंह था, मेन एक्यूज जो है राम सिंह था, उसका एक हाथ काम ही नहीं करता था, एक हाथ में रॉड पड़ी हुई थी, उसका हाथ सीधा हो नहीं पाता था। वो गाड़ी भी जो चलाता था एक हाथ से चलाता था। अच्छा। तो 10 फीट ऊपर जो है ग्रिल से लटक के कोई करना, और एक नीचे बाल्टी सी पड़ी। सबसे पहले मैं ही पहुंचा था वहां पे जब उसका सुसाइड उसने किया था, सो-कॉल्ड सुसाइड किया था, तो मैं ही पहुंचा था। तो मैंने उसके साथ 3 बंदे और थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये सुसाइड कर रहा था तो तुमने देखा नहीं? क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे लोगों को रात को ठीक तरीके से इतनी गहरी नींद तो किसी को नहीं आती होगी, कि जेल ही होती है। तो कहते ना जी, हमें तो नींद आ रही थी, हमें तो पता ना चला कि कैसे इसने किया। ये उसी के साथ के बंदे थे? उसके साथ के 3 बंदे थे। अच्छा। मैंने कहा ये इतनी चीजें लेके आया है, बाल्टी अंदर से उठा के लाया, और चीजें इसने अपना कुर्ता वगैरह लेके आया, बाहर से कपड़े पड़े थे वहां से लेके आया। तो मैंने कहा ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और दूसरा, वो उसके बस का था ही नहीं कि 10 फीट ऊपर जो है एक बाल्टी 1.5 फीट की है तो उसके ऊपर रख के 9 फीट और ऊपर कैसे वो हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा ये मानना था ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो बाद में मेरा शक जो था वो ठीक ही निकला, क्योंकि उसके बाद जब भी कोई जेल में डेथ होती है तो उसका जो है एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। अच्छा। जब मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की तो उसने पाया कि इसके विसरा में अल्कोहल थी। अच्छा। इसका मतलब पहले उसको शराब पिलाई गई है, अल्कोहल पिलाई गई है, उसके बाद जो है उसको लटकाया गया। और ये कहाँ से आया होगा?
और जो मारा गया है, क्या ये कैदियों द्वारा मारा गया हो सकता था या फिर स्टाफ? कैदियों द्वारा जो साथ के कैदियों। थे, हाँ पक्की बात है। अब पर क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा जनता में आक्रोश था, हम्म। इतना ज्यादा आक्रोश था, हमारी जनता में आक्रोश भी बड़ी जल्दी आ जाता है। जी। जहाँ पे अगर विटनेस देने के लिए कोर्ट जाना पड़े, वहां पे तो ये एक्यूज को जो है सपोर्ट करके आ जाएंगे। हम्म। ज्यादातर जिन्होंने देखा होता है, क्राइम करते हुए देखा होता है, कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं। आप सड़क पे देखो, सड़क पे कितने लोग एक्सीडेंटल डेथ होती जी। हैं। लोग बैठे हुए वो वीडियो तो बना रहे हैं, उसकी अपना मोबाइल लेके यूं वीडियो बना रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है। वो बंदा तड़प रहा है, कोई ऐसे नहीं करता कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए। हम्म। जहां पे ऐसा समाज होगा तो वहां पे हमेशा अपराधी जो है वो रूल करेंगे और आम जनता जो है दबके रहेगी। सर, लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा गैंगस्टर, अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। आप ज्यादा जानते होंगे हमसे किस तरह से वो काम कर रहा है। हालांकि वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा किसी चीज में हाथ नहीं है। क्या सच है, क्या नहीं है, प्लीज देखिए, एक्सप्लेन। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, लॉरेंस बिश्नोई का जैसे कह रहे हैं कि वो प्रेस से इंटरव्यू दे रहा है। हम्म। प्रेस वाला पंजाब जेल में गया है और उसने जाके इनसे बातचीत की और अगले दिन इंटरव्यू छापी है। जैसे बहुत एक महान आदमी की इंटरव्यू लेके आते हैं और उसको छापा है। तो अब जो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट है, सरकार ने मेरे ख्याल 6 या 7 लोगों को डिसमिस कर दिया नौकरी से। अच्छा। ऐसे ही अगर आपके पास मोबाइल फोन अगर आ गया, आप जेल से बाहर सोसाइटी में हैवक क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल फोन अगर आपको आ गया, आप किसी भी पैसे वाले को फोन करें कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, अपने नाम लिया लॉरेंस इसलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, इतने करोड़ रुपए इसके पास पहुंचा दो। नहीं, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो नहीं कर रहा हो ऐसा, लेकिन उसके नाम से लोग बाहर यूज कर रहे हैं नाम की, लॉरेंस का नाम लेंगे तो कुछ ज्यादा ये हो तो जाएगा। है, ये तो है। देखिए, कोई भी गैंगस्टर है, मैंने आपको बताया, ज्यादातर कास्ट लाइन के ऊपर डिवाइडेड है हम्म। और कास्ट से उनको बहुत सपोर्ट मिलती है जेल के अंदर, जो गलत चीजें इनके पास चली जाती हैं। तो जब वो जेल के अंदर इतनी चीजें चली जाती हैं, जो एक आम प्रिजनर है वो देख रहा है, यार ये तो जेल के अंदर मजे मार रहा है, मोबाइल चला रहा है, सब कुछ है, जबकि जेल में पीसीओ होते हैं। हर एक आदमी अपने घर में रोज 5 मिनट के लिए बात कर सकता है, पर फिर भी उनको मोबाइल चाहिए। मोबाइल क्यों चाहिए? क्योंकि उसने एक्सटॉर्शन करना है। जब वो एक्सटॉर्शन करेगा, अब जिस लाला से उसने एक्सटॉर्शन किया, लाला, सॉरी मैं लाला नाम ले रहा हूँ, जिससे भी उसने एक्सटॉर्शन किया, वो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा। इसके अलावा क्या कर सकता है? अगले दिन अखबार में छप जाएगी कि जेल से उसने इससे लाला से एक्सटॉर्शन किया। फिर क्या होगा कि जब ये अखबार में छपेगा, 20 लोकल जो गुंडे होंगे ना, वो भी उसी का नाम लेके एक्सटॉर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, जबकि उनका उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। जो लोकल गुंडे होंगे वो वहां पहुंच जाएंगे और कहेंगे हम उसके गैंग के मेंबर हैं। लेकिन जो मुंबई में मर्डर हुआ उसमें भी लॉरेंस का नाम आया, सलमान खान के घर के बाहर जो गोलियां चली उसमें लॉरेंस का नाम आया, और ऐसा भी कह रहे थे, कई सारे इंटरव्यूज में सुनने में आया कि भाई कनाडा में इसको मरवा दिया, वहां पे ये कर दिया है, वो ऐसा नेक्सस चल रहा है। इतना कुछ अंदर बैठ के करना, मतलब ये तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह ऑपरेट हो रहा है। देखिए, क्या है, नाम आया कि हाँ। लॉरेंस ने करवाया, पर प्रूव तो नहीं हुआ। प्रूफ नहीं है। जब प्रूव नहीं हुआ, ला तो हमेशा जो है प्रूफ मांगता है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे तो आपने कुछ नहीं किया, यू आर इनोसेंट। अंडर ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होती तब तक आप इनोसेंट है। और जेल में जो प्रिजनर और जो जेलर होता है, उसका रिश्ता आपको सुन के बड़ी आपको खुशी होगी कि एक होस्ट और गेस्ट वाला होता है। अच्छा। जेलर जो होता है होस्ट होता है और प्रिजनर जो है गेस्ट होता है। अच्छा। अब जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ जी, आप मेरे होस्ट हैं। ये वाला रिश्ता हमारा जेलर का प्रिजनर के साथ होता है। अच्छा, आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई क्राइम कर आया तो आप उसको एज अ क्रिमिनल ही देखोगे कि भाई उसको तो सजा काटनी है जो मिल रही है, तो आपको बस उनको देखना है कि बंदा जेल के अंदर कोई जैसी हरकत ना करे जिसमें कि आप लोगों को परेशानी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, गांधी जी ने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो आप उनसे तो सिनर से तो आप हेट करने, अगर आपने हेट करनी शुरू कर दी
तो आप रिफॉर्म क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे आप। सर अतीक अहमद को एक पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, लेकिन हाउ डू यू सी दैट? मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हो जाती है, कैमरे के सामने मार दिया जाता है। आ, इसको आप कैसे देख रहे होते हैं कि ये पूरा का पूरा इसके लिए भी पूरा बैकवर्ड में या बैकएंड में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तब जाके ऐसे कांड होते हैं, या कोई बंदा आया और उसने बस मार दिया और चला गया? देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत तकड़ी, जैसे इनको मारा, कैमरे के सामने मारा, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। बेशक मैं नहीं कह रहा कि वो बदमाश थे या शरीफ थे, जो भी थे, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रखती हैं कि कैमरे के सामने कोई बंदा मार रहा है। और हमारी आप जनता देखो, खुश हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। हैदराबाद में एक रेपिस्ट को मार दिया, सही को मारा है, गलत को मारा है, लोग बम पटाखे छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो जस्टिस सिस्टम है उस पर विश्वास नहीं। बिल्कुल, ये सभ्य सोसाइटी में कभी ऐसे नहीं होता कि आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पलट गई और आप मर गए, गाड़ी के नीचे आ गए, या आपको कैमरे के सामने आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आपको मार दिया जाए। ये किसी सभ्य या मैच्योर सोसाइटी की निशानी नहीं है। ये निशानी है आपकी सोसाइटी अभी मैच्योर नहीं हुई। आप लोग क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पे आप विश्वास कर रहे होते तो आपको ये वाली चीज़ पे कभी भी सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये तो बहुत दुखदायी वो है कि यार आपने किसी को मारा, कैमरे के सामने मार रहे हैं। बेशक देखो, आप कहें कि उसके ऊपर 32 मर्डर केस थे, पर मर्डर केस क्यों प्रूव नहीं हुए? क्योंकि आपकी पब्लिक जो है, पब्लिक ने उसके खिलाफ जाके नहीं बोला। सर डर भी तो एक चीज होती है। अरे अगर या तो डरो या मरो। सर लेकिन फिर उस केस में पुलिस सपोर्ट नहीं करती। या तो मैं आपको बताता हूँ, आप अग्री करेंगे शायद मेरी बात से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक नॉर्मल सा ऐसा हिंदुस्तान में अगर हमें पुलिस दिख जाती है ना, किसी भी इंसान को, वो सेफ फील करने की जगह डर ज़्यादा जाता है। उसको लगता है यार खामोखा के पछड़े ही होंगे, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो। वहीं पर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आप दूसरी कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे पुलिस देख के लोग सेफ फील करते हैं। तो ऐसा है क्यों फिर इंडिया में? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखें क्या है, इससे मैंने बताया ना, जैसे एक तो सोसाइटी हमारी मैच्योर नहीं है, दूसरा क्या है कि अगर आप सच्चे हो, सच में आत्मबल होता है। अगर आप सच्चे हो तो आप में आत्मबल होता है। आप जाके कहोगे कि हाँ इसने मारा है, मैंने देखा था इसको, इसने किया है। मैं पत्नी हजारों केसों में गया हूँगा, जाके जो सही है उसमें बोलना। हमारे में आत्मबल की कमी है। आत्मबल की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे में मोरल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया है। आपको, आप माने या ना माने, हमारे लोगों में मोरल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया है। जहाँ पे मोरल डिग्रेडेशन होगा वहाँ पे ये चीज होगी, जंगल राज होगा ही होगा। जैसे कि अब आजकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आजकल ये जंगल राज। लेकिन इसको आप जंगल राज की तरह देख रहे हैं या आप ऐसे देख रहे हैं इसको कि क्राइम तो कम हो गया, डर तो लगता है लोगों को? नहीं तो एक अतीक अहमद को आपने मारा, नहीं 10 और पैदा हो जाएंगे। अब ये क्यों नहीं देखते? आप जगह जगह आप देखें ना, गैंगस्टर क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि आप क्राइम को रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं। आपकी जो कास्ट की पंचायत है उसको रिस्पेक्टेबिलिटी दे रही है। क्या परसेंटेज होती होगी सर एनकाउंटर में? जो दिखाते हैं पिक्चरों में तो दिखाया था सामने आमने से गोली चल रही है, लेकिन एनकाउंटर ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एनकाउंटर्स आर फेक एनकाउंटर्स। आप बहुत हद तक आप ठीक कह रहे हैं। देखिए क्या, मैं आपको इसका जो पूरा आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जब टेररिज्म पीक पे था पंजाब में, तो बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट हुए, बहुत सारे। ये क्या कि वो भाग रहे थे, टॉयलेट करने के बहाने वो गया और भाग गया। जबकि अखबारों में बाद में मुझे पता लगा कि ये उनको मारा गया था, उन्होंने कोई भागने की कोशिश नहीं की, मारा गया था। क्या होता था कि जैसे ही पंजाब के किसी के समन आते थे कोर्ट में अपीयरेंस के लिए, वारंट आता था कोर्ट से, तो प्रिजनर जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता था, क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली की कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होता था वो। तो जब भी उसको पंजाब की कोर्ट में भेजते तो दिल्ली की कोर्ट से हम परमिशन लेके तब भेज सकते हैं, ये लॉ कहता है। तो दिल्ली की कोर्ट में
वो एप्लीकेशन लगा देते थे कि सर हमें जो आप पंजाब भेज रहे हो, हमें अपनी जान का खतरा है, हमें आप बार फैटर्स में भेजना, बेड़ियाँ आपने नाम सुना, बेड़ियाँ और हैंडकफ्स, बेड़ियाँ लगा के भेजना। तो जज कहता था भाई क्यों, ये ऐसे तो कोई भी नहीं कहता कि हमें बेड़ियाँ लगा के पंजाब में भेजो, मतलब आपके सारे शरीर पे लोहा जो है लगा हुआ है, तो क्यों? वो कहते थे जी ऐसे तो ये हमें दिखा देंगे, एनकाउंटर में मार देंगे, कम से कम बेड़ियाँ जब लगी होंगी तब ये तो नहीं कह सकते ना हम भाग रहे थे, तो इसलिए आप ऑर्डर करो। बहुत सारे केसों में कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि इनको हैंडकफ्स और फेटर्स में लेके जाओ, वहाँ पंजाब में हैंडकफ्स फेटर्स में गए हैं। तो आपकी जो बात है आपकी काफ़ी दुरुस्त है कि बहुत सारे एनकाउंटर होते हैं फेक होते हैं, कुछ एक होते हैं जेन्युइन भी होते हैं, पर बहुत सारे फेक होते हैं। एनकाउंटर क्यों होता है? फिर हम घूम फिर के एक ही बात पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पर ना तो पुलिस को विश्वास है ना आम जनता को विश्वास। सर आपने कई बार इसके बारे में बोला कि कहीं तो प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा, आप खुद भी आप जो है वकील हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप पर्सनली आप ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये ना चीज़ इतनी बड़ी गलती कर दी है, या इस चीज़ को मैं इसको ऐसे सही कर सकता था, या ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो आपके साथ हुए हैं? कैन यू प्लीज शेयर दैट? देख क्या है, मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में जाता हूँ जी। जब आप विश्वास करना, मैं बात जो कह रहा हूँ अपने दिल की बात कह रहा हूँ, हम जब कोर्ट में जाते हैं ना, हमारे को खाली होता है डेट लेनी है। अच्छा। हारने जीतने से मतलब नहीं है। हारने जीतने की बात ही डेट ही मिलेगी। हाँ। कभी वकीलों की स्ट्राइक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हाँ। मैंने आपको इलाज भी बताया, इसका इलाज है, जैसे विदेशों में आप जाओगे इलाज है, आप वो क्यों अच्छी चीज क्यों नहीं करते? वहां पे समय सीमा है कि इस समय सीमा में आपने केस खत्म करना है, और जज अपने आप सेल्फ इम्पोज उनकी समय सीमा होती है कि इसको इतने देर में खत्म करना है। इसीलिए वहां पे देखो ना, हमारे यहाँ 25% कन्विक्ट है, 75% अंडर ट्रायल है, वहां पे 75% कन्विक्ट होते हैं, 25% अंडर ट्रायल होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, हमारे सिस्टम के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ डिस्पोजल रेट इतनी कम है। ये कम क्यों है? इसके पीछे यही राज है कि कोई भी बंदा जो है उसको ये होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ तो सर ये तो इंडिया में बोला जाता है। हाँ, ये माना जाता है। मतलब जब तक आप एक समय सीमा इम्पोज नहीं करोगे तो आपका ये ऐसे होता रहेगा। मैं आपको और इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, 1995-96 के अगर आप देखेंगे प्रिजन स्टैटिस्टिक्स हर साल छपती हैं, मेरे को 95-96 से छपनी शुरू हुई हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की प्रिजन्स की जो है स्टैटिस्टिक्स छपती हैं। 95-96 में 65% अंडर ट्रायल होते थे, 35% कन्विक्ट होते थे, और हर कोई नाखुश था उस सिस्टम से। सरकार भी नाखुश थी, जुडिशरी भी नाखुश थी। कितने सारे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए थे कि हमारा सिस्टम तो चल ही रहा, हमारा सिस्टम तो डेड हो गया है। इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे, हुसैन आरा खातून में बहुत केस उन्होंने कहा हमारा सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है डेड हो गया, चल ही नहीं रहा। इतने स्ट्रिक्चर के बावजूद, इतनी नाराजगी के बावजूद, पार्लियामेंट की नाराजगी के बावजूद, अब रिजल्ट क्या निकल रहा है? 75% जो है अंडर ट्रायल हो गए हैं और 25% कन्विक्ट है। डे बाय डे हमारा सिस्टम डेटोरेट हो रहा है। जब तक कोई ऐसी स्टेप नहीं ले जाते जिससे कि सिस्टम रिजुविनेट हो, जल्दी डिस्पोजल हो केसेस का, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इस देश में आपको एनकाउंटर, आपकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। आपके यहाँ से भागते रहेंगे, आपके यहाँ जो एक असभ्य चीजें हैं वो चीज होती रहेगी। इसका एक ही है, आप टाइम बाउंड जो है डिस्पोजल करो, एक वर्क कल्चर जो है इनकलकेट करो जुडिशरी में, पुलिस में, प्रोसिक्यूटर में। आप देखें बहुत बार ऐसे होते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं जी, एक प्रोसिक्यूटर को 2 या 3 कोर्टें दी हुई हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो जज साहब खाली बैठे हैं। अरे आप क्यों नहीं एक सिस्टम ऐसा करते कि प्रोसिक्यूटर की कमी से आपका सिस्टम अफेक्ट ना हो? पर हमारे यहाँ चल रहा है, जब चलने वाला सिस्टम जो हो जाता है तो वो जो है वो चीज पूरे उसको जो है खराब करती है। सर एक ना दिमाग में सवाल आया कि अब होता है नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम पे तो होता था, जेल से भागना।
ये कितना आसान काम है किसी के लिए? देखिए, जेल से भागना जो है, अगर आप ये सोचें कि जेल से मुकाबला करके भागेगा, वो तो एक तरह का तिहाड़ जैसी जेल से इम्पॉसिबल है, या और जगह जेलों से भी शायद डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल हर एक जेल में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। अच्छा, पैरा काम करते हैं। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। किसी टाइम पे होता था, झारखंड से ही होता था कि रात के टाइम पे जो है आपकी जेल में तो 4000 कैदी हैं और स्टाफ टोटल 20 लोग हैं रात को जो पहरा दे रहे हैं। तो 40-50 लोग आए हथियार से लैस हो गए और जितनों को भी निकलवाना था नक्सलवादी निकाल के भाग गए। कितनी बार ऐसे हुआ है। अच्छा। तो जेल से भागना, दीवार फांद के भागना, वो इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू करवाना वो इतना आसान नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं। पर आप चीटिंग करके जो है भाग सकते हो। जैसे आप शेर सिंह राणा का केस देखें, उसमें जो है वो नकली पुलिस वाला बन के आ गया, या चार्ल्स होबराज का केस देखें कि उसमें जो है वो सबको नशे की चीज खिला के भाग गया। लेकिन चार्ल्स शोभराज तो मतलब ऐसा कहा जाता है बड़ा शातिर आदमी रहा है। देखो, क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो असली हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है उससे 1.5 गुना आगे होते हैं, 2 गुना आगे होते हैं, 10 गुना आगे होते हैं। सर, साइकिक केस भी है आपके पास, जो साइको किलर्स होते हैं? हाँ, साइको किलर भी आए। एक तो ये निठारी वाला तो हमें पता ही है, भी साइको किलर ही मान सकते हैं इसको। लेकिन इसके अलावा कौन सा केस आप बता सकते हैं किसी के बारे में कि जो आपको लगा कि? हाँ, एक साइको किलर था। वो क्या करता था कि रात को अपने घर खाने पे बुलाता था, जो बिहार से था वो। तो जो उसके गांव वाले या उसके, तो उनको अपने खाने पे बुलाना, ज़्यादातर गरीब तबके के लोग थे, फिर उनका रात को मर्डर कर देना, और उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो काट के जेल के आगे फेंक जाता था। क्यों? बस उसको जेल से एक तरह की, वो जैसे उसको एक ये था कि बदला लेना है जेल से। वो जेल में हैबिचुअल प्रिजनर जेल में आता जाता रहता था, जेल में कभी उसके साथ जाती हुई होगी तो जेल के आगे उसके पार्ट्स फेंक जाता था। पुलिस ने फिर पकड़ा बाद में, और उसके ऊपर काफी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। And have you seen anyone who is involved in the crime, specifically murder में, उसको एंजॉय करने के लिए? मतलब कुछ लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए क्राइम कर रहे हैं, वो भी साइको है, दे लाइक इट समहाउ। हाँ, देखिए क्या होता है, आपकी जेल में आया कोई ऐसा बंदा? बहुत आते हैं ऐसे। देखिए क्या होता है, कई लोगों को ये होता है, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना बलि देने का, उनको होता है कि बच्चे की बलि दे देंगे, अच्छा, तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग आए आपके पास? ऐसे लोग होते हैं, तो नेचुरली वो जेल में आएंगे, और तो कहीं जा ही नहीं सकता वो। हालांकि गांव में ज्यादा है ये, शहरों में ना के बराबर है, पर होता है ये। ओके, बहुत बढ़िया सर, मैंने बहुत आपसे आज ना बहुत कुछ सीखा, नया। लेकिन आपकी जो सेकंड पार्ट ऑफ सीरीज आ रही है ब्लैक वारंट की, वो उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं प्लीज? देखिए क्या है कि अभी तक जो ब्लैक वारंट आया है वो 81 से लेकर 81 में मैंने 8 मई 1981 को मैंने जेल की नौकरी ज्वाइन की थी जी। तो वो 81 से लेकर लगभग 85 तक आया। 4 साल का इन्होंने 7 एपिसोड बनाए हैं। अगला जो सीजन 2 आ रहा है वो 85 से आगे का है। अच्छा, मेरी शादी का सीन भी दिखाएंगे और चीजें भी दिखाएंगे, तो काफी आप देखना। आपसे पूछा जाता है जब सीरीज बन रही होती है आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रखते हैं उसमें? स्क्रिप्ट वगैरह जब लिखते हैं तब तो मेरे से बात करते हैं। आपसे बात होती है? शूटिंग के टाइम पे? शूटिंग पे टाइम पे मेरा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जब स्क्रिप्ट आपने की लिखी गई तो नेचुरली आप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेंगे, तो उसमें जरूर मेरी हेल्प लेते हैं। शूटिंग में मुझे। एंड हाउ सेटिस्फाइड आर यू द फर्स्ट पार्ट देख के कि आपको क्या लगा कि आपसे कितना रिलेट हो रहा है? देखें क्या है कि नेचुरली आपको कोई मेरी जगह कोई भी होता तो खुश तो उसको होना चाहिए कि उसके ऊपर एक फिल्म बन गई, उसकी लाइफ के ऊपर फिल्म बन गई जी। और मेरा ये कहना है, देख हमारे घर क्या था कि हमारी फैमिली जो है एक बड़े स्ट्रांच आर्य समाजिस्ट होते हैं, आर्य समाजी होते थे। तो आर्य समाजियों में क्या होता है कि आपने एकदम सच बोलना है, आपने झूठ बोलना ही नहीं है। अच्छा। झूठ बोलोगे तो आपको लगता है कि पाप चढ़ गया आपके ऊपर, तो पता नहीं कैसे आप अपने आप को कोसते रहोगे कि आपने झूठ क्यों बोला। तो हमारे वो संस्कार थे। हमारे घर में रोज हवन होना, पिताजी रोज हवन करते थे। ये उसमें ब्लैक वारंट में भी दिखाया है। कोई बात होती थी उम्र बुआ सौ बोलना शुरू कर देना, तो ये शुरू से था हमारे उसमें। और दूसरा, आर्य समाज के वो नियम ये कहते हैं कि आपको अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे
बहुत सारे डीएवी स्कूल, बहुत सारे गुरुकुल, ये अनाथ आश्रम वगैरह चल रहे हैं। तो मैं उस फैमिली से हूँ। तो मैंने देखा है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके ऊपर ब्लैक करंट बनेगी। आखिरी सवाल, हाँ, इसका नाम ब्लैक वारंट क्यों रखा गया? हाँ, इसका रीजन क्या है? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बेशक चलते चलते पूछी है जी। ब्लैक वारंट का मतलब ये होता, मैंने ना अपने इसमें लाइफ में 8 फांसियां देखी थी। जो प्रिजन लाइफ थी उसमें 8 फांसियां देखी थी। तो जब भी फांसी होती थी तो मैं बीच में होता ही था, क्योंकि बीइंग लॉ एक्सपर्ट जो है मैं हर एक फांसी में होता था। तो जब भी किसी को फांसी देते हैं तो आपको एक ब्लैक वारंट इशू करवाना होता है। जिस कोर्ट ने फांसी दी होती है वहां से आपको ब्लैक वारंट इशू करवाना होता है। Okay. तो क्योंकि मैं 8 फांसियों का ब्यौरा दे रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि ये ब्लैक वारंट नाम जो है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, कैची नाम होगा। तो इसलिए इसका नाम ब्लैक वारंट रखा। वाह सर, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द सेकंड पार्ट। होपफुली इसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, आपके बारे में और जानने का लोगों को मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।